टेढ़े मेढ़े यूलिप्स में पैसा लगा दिया, वो जो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड वाले वो होते हैं, जिनको लोग बोल देते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट है, और उसमें बहुत सारा लगाने के बाद लगा कि ये क्या कर दिया, ये तो कुछ निकला ही नहीं, फाइनली खोदा पहाड़ निकली चुईया भी नहीं उसके अंदर से। मेरा पहला गोल था कि मुझे ये ईएमआई खत्म करनी है, कि हटाना है। दूसरा, मेरी भाई और बहन उस वक्त दोनों पढ़ रहे थे, बहन की शादी होने वाली थी, भाई पढ़ रहा था। दो गोल मेरे पास ये थे कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर इनको कभी जरूरत पड़ रही है या इनके उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तीसरा गोल मेरा खुद की शादी थी। मेरी शादी के तीसरे चौथे दिन तो बैंक से ईएमआई तो सेल्फ डिडक्ट होती है, मुझे बैंक से फोन आया हम्म। कि आपके बैंक में इनफ पैसा नहीं है ईएमआई जाने के लिए। और वो इतनी बड़ी रकम हो गई कि आपने कोविड के टाइम पे भी निकाला नहीं, उसको छुआ नहीं, जबकि इतना एक अच्छा खासा डिप दिखा था बाजार में। और उसके बाद उसी में से आपने अपना घर भी खरीद लिया है, और आपके पास अभी भी एक इतना बड़ा कॉर्पस है जो आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इजीली दे रहा है। हमने अपने दादी नानी से ऐसी कहानियां सुनी है कि वो एक देश को छोड़ के दूसरे देश में आए तो सिर्फ अपना सोना ही साथ लाए, ना जमीन साथ आई, ना पैसे साथ आए। और क्योंकि बिजनेस जर्नलिस्ट थी, स्टोरीज कर रही थी हम्म। मार्केट पे, म्यूचुअल फंड पे क्या हो रहा है, फंड मैनेजमेंट, ये वो सब कुछ। लेकिन तब भी जो माइंडसेट था उसको कंप्लीटली टर्न अराउंड होने में 5 साल का समय लगा। क्या हर महीने 5 से 10 हजार की एसआईपी करके घर वर खरीदा जा सकता है? जवाब है हाँ। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा कोई फाइनेंशियल गोल है ही नहीं जो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से पूरा नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि ऐसी कोई कहानी तो सुनी नहीं हमने आज तक। तो आज सुनिए, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान की कहानी, जिसने शुरुआत एफडी आरडी से की, धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की तरफ कदम बढ़ाए, और फिर कैसे इनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ने इनका हर कदम पर साथ दिया। मिलिए श्वेता खन्ना भंदुराल से, जो कि अभी के अवतार में एनसीडीए सर्टिफाइड करियर काउंसलर है और उसके पहले 25 सालों तक जर्नलिज्म से जुड़ी थी। तो श्वेता मैम, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने एक बातचीत में बताया था कि आप 45 की एज में रिटायर होने का प्लान कर रही थी, और जब आपने ये गोल लिखा अपने बारे में तो आपकी उम्र कुछ 28 या 29 साल की थी। हाँ, अप्रोक्सीमेटली। एक्चुअली 28 साल की ही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन आई बॉट माय हाउस। जब मैंने अपना घर खरीदा तो मैं 28 साल की थी, हम्म। खुद का घर। और उसी को खरीदते ही शायद मेरे दिमाग में ये आया कि बस अब रिटायर हुआ जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ आपको एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा, वेल्थ कुछ बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ऐसे नौकरियों में नहीं थे जिनके बाद हमें पेंशन मिलती। तो हमारे पास एक ये पता था कि एक कोई फंड होना चाहिए जिससे आपको कुछ तो आता रहे जिंदगी चलाने के लिए। तो लिख लिया था बकायदा एक डायरी में कि 45 के बाद कहीं नौकरी नहीं करेंगे, अगर कुछ करना होगा तो खुद का ही थोड़ा बहुत करेंगे जिससे अपनी वो चलाते रहेंगे। और उस प्लान के हिसाब से एक्चुअली चल तो मैं बहुत पहले से रही थी। हम्म। ऐसा नहीं था कि 28 में तो मैंने उसे लिख लिया, लेकिन जब मैंने नौकरी करनी शुरू करी थी 21 साल में, इक्कीस हम्म। साल की उम्र में, तभी से मैंने ये सोच लिया था कि मैक्सिमम 25 साल नौकरी करूंगी। ओके। हाँ, और 25 साल नौकरी करने के हिसाब से मैंने तभी से, मैं बचपन से ही बहुत पैसा जोड़ने वाला बच्चा रही हूँ। हम्म। तो मुझे लगता था कि पैसा जोड़ जोड़ के आप इतना एक दिन पैसा बना लेंगे, जुड़ जुड़ के वो इतना हो जाएगा। और हमें पैसा जोड़ने का तब तक एक ही रास्ता पता था, फिक्स डिपॉजिट। हम्म। ठीक है, तो जो जो भी हम थोड़ा बहुत कमाते थे उसमें से हर महीने बचाना शुरू, बचपन से बचा रहे थे। हम्म। गुल्लक का कॉन्सेप्ट था हमारी लाइफ में, तो हम्म। वो जमा करते जाते थे। पर ये नहीं पता था कि पैसे को बढ़ाने के लिए हम्म। सिर्फ उसको बचाना जरूरी नहीं होता, उसको कहीं डाल के इतना जोर से चलाना जरूरी होता है कि वो उस दिशा में जाए कि आपको उतना कॉर्पस, और महंगाई ये सब का ज्ञान तो बाद में आया। हम्म। हाँ, ऐसे शुरुआत हुई, लिख लिया था कि नहीं करेंगे। और अब मैं उससे ज्यादा उम्र की हूँ, और मुझे काफी प्राउड है कि मैंने लिटरली, जब मैं 25 साल की हुई तब मैंने अपनी आखिरी नौकरी जिसमें मैं थी वो मैंने छोड़ दी। 45 ईयर्स की जब आप हुई थी तब? बिल्कुल। वाह। कोई रकम तय की थी या फिर वो रकम एक एक बस? रकम उस जमाने में दिमाग में चलती थी कि हम्म। जब 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ जाएंगे तो हम नौकरी छोड़ देंगे। लेकिन क्योंकि ये लगता था 28 साल कि की एज में था ये टारगेट। हाँ, जब आप एक्चुअली 45 की हुई और आपने नौकरी छोड़ी,
तो जो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से अगर देखें तो वो 1 करोड़ की वैल्यू इस टाइम पे शायद उतनी नहीं होगी जितनी कि हम नॉर्मली सोचते हैं। डेफिनेटली, हालांकि तब मैंने इन्फ्लेशन फैक्टर इन किया था, मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, बिजनेस जर्नलिस्ट रही हूँ, हम्म। तो इन्फ्लेशन फैक्टर इन अपने हिसाब से कर लिया था। हम्म। लेकिन आप कितना ही फैक्टर इन कर पाएंगे किसी चीज को, तो ऑब्वियसली वो उतनी नहीं रही। तो एक स्टेज पर आके ये रियलाइज हुआ कि ये स्पीड थोड़ा सा, इसको गियर बदल के थोड़ी चौथे गियर में, पांचवे गियर में गाड़ी चलानी पड़ेगी, हम्म। जिससे इसका इसकी स्पीड बढ़े। हम्म। और वो भी किया फिर। तो इवेंचुअली आगे जाते हुए क्लोज टू गोल, वेरी क्लोज टू माय गोल, मतलब जब सिर्फ 5 साल रह गए थे उस गोल को पूरे होने में, तो हम्म। वो वाला एक कदम उठाया गया कि भाई अब जो है अपना एक बड़ा एसेट है उसको आप बेचिए, और एक म्यूचुअल फंड में एक मुश्त निवेश करिए, जिससे आपकी ग्रोथ जो है वो एकदम सीधे एक्सेलरेट हो जाए। अभी तक तो धीरे धीरे लगे हुए थे, हम्म। पर वो एक्सेलरेशन तब आया। ओके, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अभी हम बचपन पे नहीं जाएंगे, उस उम्र से जाते हैं जब आपकी नौकरी शुरू हुई, आपने कहा 21 साल में। उस वक्त आपका माइंडसेट था कि सेव करना है किसी तरीके से, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट शायद बहुत क्लियर नहीं था। लेकिन ये कब हुआ, ये ट्रांजिशन कब आया कि अब सेविंग से इन्वेस्टमेंट जोन में घुसना है मुझे? सेविंग्स करनी शुरू करी, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये तो 21 साल से अगर लें, तो जब पहले नौकरी शुरू हुई तो लगा कि सेविंग करने के दो ही तरीके हैं, पहला हम्म। आपका एफडी और दूसरा आप गोल्ड खरीद लीजिए। हम्म। ठीक है, गोल्ड इसलिए क्योंकि खुद भी बहुत शौक है मुझे पहनने का, और मुझे लगा कि कोई चीज जो आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं और आपके बाद में काम भी आ जाएगी। और हम ट्रेडिशनली ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं जहाँ सोने को ये समझा जाता है कि भाई ये आपके हाथ में है ना, तो ये आपका जो निवेश है, बैंक में कल को डाका डल गया तो क्या होगा, मतलब जनरल, बहुत ही जनरल बेसिक माइंडसेट है। जी। तो उसी वही माइंडसेट था। ठीक है, हाँ। तो ये आपके हाथ में है, इसको लेकर। और क्योंकि हम ऐसे समय को बिलोंग करते हैं, हमने अपने दादी नानी से ऐसी कहानियां सुनी है कि वो एक देश को छोड़ के दूसरे देश में आए तो सिर्फ अपना सोना ही साथ लाए, ना जमीन साथ आई, ना पैसे साथ आए। तो उससे गोल्ड को लेकर एक बहुत अंदर वो जाग चुका था ऑलरेडी। तो हम्म। हमने धीरे धीरे गोल्ड में मैंने खरीदना शुरू कर दिया, और साथ में फिक्स डिपॉजिट वो करना शुरू कर दिया। लेकिन लगभग 5 साल बाद, से व्हेन आई वाज अराउंड 26 27, जब मैं एक बतौर बिजनेस जर्नलिस्ट में काफी सारा धीरे धीरे काम कर चुकी थी, और इनफैक्ट मैं सबसे पहली बार अगर नाम लूं तो मैं धीरेन्द्र जी से मिली हम्म। दिल्ली में, जो जो कि वैल्यू रिसर्च के वैल्यू धीरे। रिसर्च, बिल्कुल। तो मैं उनसे मिली एज अ रिपोर्टर, मैं उनके पास जाती थी और उनसे बात करती थी। लेकिन तब तक भी मैं सिर्फ उनसे बात कर रही थी, मैंने निवेश करना नहीं शुरू किया। बातें सुनी उनकी, उनको लगा कि ये कुछ है, ये कुछ बताते हैं। और क्योंकि बिजनेस जर्नलिस्ट थी, स्टोरीज कर रही थी हम्म। मार्केट पे, म्यूचुअल फंड पे क्या हो रहा है, फंड मैनेजमेंट, ये वो सब कुछ। लेकिन तब भी जो माइंडसेट था उसको कंप्लीटली टर्न अराउंड होने में 5 साल का समय लगा। 21 साल से मैंने उनसे मिलना शुरू कर दिया था क्योंकि बिजनेस जर्नलिस्ट बनी। लेकिन वो 5 साल लगे मुझे वो रास्ता तय करने में कि हाँ ठीक है, अब मेरे पास इतना है कि मैं यहां डाल सकूं और थोड़ा सा रिस्क ले सकूं। क्योंकि क्या है ना, रिस्क एवर्जन है हम लोगों को। हम्म। और हम स्टॉक मार्केट में निवेश तो हम पता नहीं, मैंने और भी लेट शुरू किया होगा, क्योंकि वो रिस्क इतना बड़ा है। तो म्यूचुअल फंड में ये बताते बताते अपने आप को कि रिस्क सदा हुआ है, कोई और भी आपके साथ है जो मैनेज कर रहा है, वो ज्ञानी है, उसको ज्यादा पता है। तो ये सारी चीजें आते आते 5 साल का रास्ता, 5 साल का समय लगा। तो उस 5 साल में हमने ये तय किया कि फाइनली, आई थिंक व्हेन आई वाज अराउंड 25 26, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। वाह। और उसके बाद आपने एक बात अभी कही बीच में कि अ, आप स्टॉक मार्केट को क्लोजली फॉलो कर रही थी, स्टोरीज कर रही थी उसके अराउंड, उसी माहौल में काम कर रही थी, लेकिन आपको 5 साल लगे। मुझे ये अफसोस क्योंकि होता है क्योंकि मैंने भी शुरुआत के 5 साल, और मैंने डायरेक्ट इक्विटी तो बहुत लेट शुरू किया, सीएनबीसी आवाज छोड़ने के साल 3 4 5 साल के बाद। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में हालांकि सेम आपका वाला रूट ज्वाइन करने के 3 साल लगे मुझे, और थैंक्स टू हर्षवर्धन रूंगटा, वी बोथ नो हिम, उसके थ्रू मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मैंने आपको भी कभी हर्ष के साथ ही अफसोस? शुरू किया था, बाय द वे। हाँ हाँ। मैंने भी हर्ष के साथ ही मैनेज करना शुरू किया था। भले ही देवेंद्र का तो ये था कि वो क्योंकि बहुत सीनियर व्यक्ति थे, तो हाँ, उनसे रिसर्च और ये सब बहुत आई। बट निवेश तो हर्ष ने ही पुश किया, तो मैंने शुरू यार। किया। तो आपको अफसोस लगता है कि आपने जल्दी क्यों नहीं कर लिया, और इतना इतनी डरावनी चीज भी नहीं थी? हाँ,
बहुत लगता है, क्योंकि मैंने कुछ बहुत बेवकूफी के निवेश किए हैं इससे पहले। निवेश अच्छा। नहीं कहूंगी एक्चुअली उनको। अ, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स तो हम फिर भी सोच लेते हैं कि एक आध सब लोग खरीदते ही हैं, तो वो बेवकूफी नहीं है। लेकिन मैंने टेढ़े मेढ़े यूलिप्स में पैसा लगा दिया, वो जो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड वाले वो होते हैं, हम्म। जिनको लोग बोल देते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट है, और उसमें बहुत सारा लगाने के बाद लगा कि ये क्या कर दिया, ये तो कुछ निकला ही नहीं, फाइनली खोदा पहाड़ निकली चुईया भी नहीं उसके अंदर से। तो वो बहुत अफसोस हुआ कि इतना हम्म। पैसा अगर मैं उस वक्त फंड्स में लगा चुकी होती तो अब मैं पता नहीं कहाँ बैठी होती। बोल हम्म। हुआ वो अफसोस। तो जब निवेश शुरू किया था तो एक गोल तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर था कि रिटायरमेंट लेनी है 45 तक, और उस वक्त एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए। उसके अलावा कुछ और गोल्स रखे थे जो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू पूरा करना चाह रही थी? तो जैसे घर मैंने खरीद लिया था, लेकिन क्योंकि मैंने इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र में घर खरीद लिया था, उस घर के लिए मुझे एक बड़ी ईएमआई देनी पड़ती थी। हम्म। मेरा पहला गोल था कि मुझे ये ईएमआई खत्म करनी है। हम्म। ठीक है, क्योंकि मैं अगेन वही टिपिकल टिपिकल तो नहीं कहेंगे, बट मैं बैंकिंग फैमिली से हूँ, मेरा खानदान ही बैंकर्स का है। ठीक है, और हम लोग बहुत वैसे वाले लोग होते हैं कि रिस्क नहीं लेना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब संभल संभल के चलो। कर्जा नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, कर्जा होगा तो मतलब आपकी जो है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो दिमाग में कांस्टेंट था कि बॉस ये हटाना है। तो वो मेरा पहला गोल था कि हटाना है। दूसरा, मेरी भाई और बहन उस वक्त दोनों पढ़ रहे थे, बहन की शादी होने वाली थी, भाई पढ़ रहा था। दो गोल मेरे पास ये थे कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर इनको कभी जरूरत पड़ रही है या इनके उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तीसरा गोल मेरा खुद की शादी थी, जो मुझे दिख रही थी कि शायद होगी आने वाले कुछ सालों में। तो मेरा एक सबसे बड़ा गोल ये था कि मुझे अपनी शादी में अपने माँ बाप से एक पैसा नहीं लेना था। हम्म। तो ये मेरे कुछ गोल थे, जो मुझे लगा कि मैं पैसा जमा करूंगी और फंड्स में लगाती जाऊंगी तो मैं निकालने के लायक हो जाऊंगी 3 साल में या 4 साल में, जो भी क्योंकि हमें ये पता था कि 3 साल के बाद आप निकालना शुरू कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। तो ये कुछ गोल्स ऐसे बनाए थे। और आपको क्यों लगता है कि क्लैरिटी हो, क्योंकि ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है? आपसे सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अभी भी मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जब हमें लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई गोल नहीं है, राइट? और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आपने गोल बनाया और आपने उनको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और बाकी अदर इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आपने पूरा कर लिया। तो कितना जरूरी है आपके लिए, कितना आसान हो गया गोल पूरा करना क्योंकि आपने उसको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ अलाइन किया हुआ था? आ, बहुत आसान हो गया, इसलिए क्योंकि मुझे किसी भी स्टेज पर ऐसे नहीं करना पड़ा कि मेरे पास अब इस चीज के लिए पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं। हम्म। तो पहली चीज तो ये हुई, क्योंकि मुझे पता था कि ये है हम्म। बैक ऑफ द माइंड भी। अ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम यही लें कि जैसे कोविड की सिचुएशन आई। हम्म। ठीक है, तो मुझे वो सिचुएशन में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अ, अब क्या करूं। ठीक है, या नौकरी छोड़ने का जो मेरा एक डिसीजन था हम्म। कि मुझे 1 साल इतने उसमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी जिससे अगर मैं अपना खुद का कुछ करना चाहती हूँ तो मैं कर पाऊँ। हम्म। उसमें भी मुझे बहुत कूली मैंने, और बाकी सारे जो थे वो गोल्स में पूरे करती चली गई। तो क्लैरिटी ऑफ गोल इसलिए भी पहले से थी क्योंकि मैं थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड रही हूँ। मतलब हम्म। अगर 21 साल में मैं ये सोच रही थी कि मैं 45 में रिटायर हो जाऊंगी, तो मेरे पास वो टारगेट्स थे। दूसरा, एक सेविंग माइंडसेट ने काफी हद तक बहुत साथ दिया हम्म। हम्म। कि आपके पास एक बैकअप इमरजेंसी फंड कभी जुटाना नहीं पड़ा, वो था। या। तो जब हर्ष ने समझाया कि भाई आपको एक इमरजेंसी फंड चाहिए होता है, या पर्सनल फाइनेंस कोई हमें समझाने लगता है, या हम ही जब किसी को बोलते हैं, तो वो इमरजेंसी फंड कभी सोचना नहीं पड़ा, वो ऑलवेज था। हम्म। उसमें वहां बच गए। तो आपके पास गोल्स पूरे करने के लिए ऑलवेज, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि ऐसा मौका नहीं आया जब बैंक बिल्कुल खाली नहीं हो गया। अच्छा। ठीक है, तो बहुत मजे का सिलसिला है। और इसीलिए मैं लोन से और डरती हूँ, और वो मेरा सबसे पहला गोल था कि मुझे भाई ये लोन खत्म करना है। मेरी शादी के तीसरे चौथे दिन तो बैंक से ईएमआई तो सेल्फ डिडक्ट होती है। मुझे बैंक से फोन आया हम्म। कि आपके बैंक में इनफ पैसा नहीं है ईएमआई जाने के लिए, एंड आई हैड टू कॉल माय सिस्टर कि भाई अभी डाल, एंड हम्म। देन उसको मैं वापस, देखो जब मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं वापस करूंगी। बिकॉज मेरे उतने कैलकुलेशन के बावजूद
मैं अपनी शादी के बाद मैंने खर्चा, आप कई बार कैलकुलेट नहीं कर रहे होते ना कि कितना हम्म हो जा रहा है, और अब आपकी खुद की शादी है तो आप भूल भी गए कि आपको चीजें देखनी थी। तो आपने ध्यान ही नहीं दिया कि जिस बैंक से ईएमआई जानी है उसमें पैसे नहीं है। ठीक है, हालांकि बैंक आपके पास दो हैं, आपने ट्रांसफर कर दिए इवेंचुअली, अपनी बहन को दूसरे से दे दिए, और यहाँ से उसने उसमें डाल दिए, वट एवर वॉज जो ट्रांजैक्शन जो आसानी थी। हम्म पर वो सिचुएशन कभी दोबारा ना आए। या उस सिचुएशन के लिए मैंने उस दिन के बाद से 2007 हम्म 2008 onwards I became even more serious in terms of my planning. या And I literally doubled my thought process in terms of saving, investing. I started investing in markets, more SIPs. हाँ And I also decided that I will have lesser bank accounts. There was a time when you start opening bank accounts in whichever naukri you go. So you हम्म have 1,000 bank accounts and you don't know how to track them. करेक्ट So I brought them down to just 2 accounts or 3 accounts, which I could manage. ये बहुत अहम बात है। बहुत लोगों के पास 5 6 8 अकाउंट होते हैं और उसके बाद उनको पता ही नहीं होता किस अकाउंट से क्या जा रहा है और कहाँ पर कितना मेंटेन Exactly. करना और है। आपका डीमैट अकाउंट जिससे आप म्यूचुअल फंड्स वो कर रहे हैं या हम्म मार्केट्स में कर रहे हैं, वो भी आपके ऐसे बैंक के साथ अटैच होना चाहिए जो आपका रेगुलर बैंक है। करेक्ट। इट कैन नॉट बी अ थर्ड और फोर्थ बैंक दैट यू आर दिस थिंग। तो वो सारी चीजें फिर मैंने हम्म स्ट्रीमलाइन करी उस दौरान। आपने कहा कि आपका सेविंग माइंडसेट था शुरू से ही, ये बचपन से ही था या फिर आपने धीरे धीरे खुद ही उसको डेवलप ये किया तो था? बचपन से ही था। हम लोग क्योंकि मतलब पापा को कैश में सैलरी मिलती थी उस जमाने में, हम्म तो हमने हमेशा अपनी मम्मी को छोटी छोटी पुड़ियाएं बनाते देखा है। ये काम वाली के, ये दूध वाले के, ये न्यूज़पेपर वाले के। और हमें ये पता लगता था कि अच्छा ये 10 तारीख तक सब गायब हो गए, खत्म हो गए, ये आपके स्कूल की फीस। हम तीन भाई बहन हैं, सो वीर फैमिली ऑफ 5। वो सब सिमट जाता था। मम्मा पापा बैंक में थे, रिजर्व बैंक में, और मम्मा स्टिचिंग करती थी। हम्म एंड शी वॉज रनिंग अ गुड बिजनेस एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो वो उन्होंने हमें ये आदत डाली कि एक गुल्लक हर दिवाली हमारे घर आती थी। अच्छा। उस गुल्लक में हम तीनों जने जो भी पैसे हमें मिलते थे या जो भी पॉकेट मनी, पापा ऑल्सो, जो भी खर्चा होता था, और हमारे पापा ने हमें पॉकेट मनी बहुत जल्दी देनी शुरू कर दी थी। हम्म उस जमाने में 10 ही रुपए, हम्म लेकिन 10 रुपए भी हमारे लिए बहुत होते थे। हर हफ्ते एक फ्राइडे को हम कैंटीन में उससे 2 रुपए से खाना खा सकते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा आजकल के लोगों को सुनकर, पर ऐसा होता था। उस समय 2 रुपए में 4 समोसे आते थे। ठीक हम्म है, तो मैं तो वहां से ये पता लगा कि अच्छा ठीक है, 2 हफ्ते छोड़ दो और 4 रुपए तुम बचाओगे, और वो 4 रुपए गुल्लक में जाएंगे। हम्म ठीक है, वहां से शुरुआत हुई उस सेविंग्स माइंडसेट की। मुझे नहीं पता मेरा भाई बहन कितना सेव करते हैं, पर मैं 101%। एंड इनफैक्ट हमारा जो पहला म्यूजिक सिस्टम था हमारे घर में, बड़ा सा डेक जिन दिनों चल गया था, छोटे छोटे म्यूजिक सिस्टम रेडियो तो सबके यहाँ होते थे, वो हम लोगों ने अपने दिवाली के गुल्लक के पैसों से ही खरीदा था। इंटरेस्टिंग। हम हर दिवाली वो गुल्लक आती थी नई, और पुरानी तोड़ी जाती थी। पुरानी तोड़ के घर का कोई एक बड़ी सी चीज उस गुल्लक के पैसों से आती थी। जो आपको इनफैक्ट मैं अपने कई रिश्तेदारों को बोलती थी कि मुझे गिफ्ट मत दिया करो, पैसे दे दिया करो। होता है ना, रिश्तेदार आपको कुछ कुछ दे जाते हैं, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, तो भाई वो मत दो, आप मुझे चाहे 10 रुपए ही दे दो, लेकिन दैट गोज इन टू माई अकाउंट। मेरा बैंक अकाउंट बहुत ओनली जल्दी, कैश नो काइंड। नो काइंड, ओनली कैश। और मेरा बैंक अकाउंट इस चक्कर में बहुत जल्दी मैंने खोल लिया था, बिकॉज मैं छोटा छोटा कुछ कुछ, कभी किसी को ट्यूशन पढ़ा दी, कभी कुछ कर दिया। तो ये बचपन से ही 9th क्लास ऑनवर्ड्स ही सारी कहानी शुरू हो गई थी। हम्म बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आते थे दिमाग में, अब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ब्लॉक प्रिंट करके साड़ियां बेच देते हैं। तो जहां से भी वो होता था, तो क्योंकि मम्मा को बिजनेस करते देखा था, हम्म तो वो माइंडसेट था। तो इसीलिए सेविंग्स माइंडसेट भी था कि वो लगता था कि ये तभी कर पाएंगे जब हमारे पास इतना पैसा होगा इसको शुरू करने के लिए। हालांकि मैं आज तक कोई बिजनेस शुरू नहीं कर पाई। मुझे याद है कि आपने बताया था कि एक बार आपके पापा ने आप दोनों बहनों को बिठाकर हाँ एक बिल्कुल। बड़ी ज्ञान की बात कही थी। वो तो हमारे घर खरीदा गया। हम्म पापा ने घर खरीदा दिल्ली में ही, और थोड़ा सा जहां हम रहते थे वहां से काफी दूर। लेकिन जब उन्होंने घर खरीदा तो उन्होंने कहा हमारा अपना घर होगा, जिसमें हम रह रहे हैं उससे बड़ा होगा। हम्म उन्होंने हम दोनों को बिठाया, भाई बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने हम दोनों को टेबल पे बिठाया और बोला कि अब से जो भी खर्चा होगा
वो हम सारे खर्चे करेंगे, लेकिन तुम दोनों में से या तीनों में से एक को ही एक बार में एक महंगी चीज मिल पाएगी। हम्म। अब महंगी चीज क्या? सर्दियों में ब्लेजर, स्वेटर सस्ता मिलता था, ब्लेजर महंगा मिलता था। जूते और ये सब बहुत ध्यान से यूटिलाइज करने हैं ताकि आप जल्दी जल्दी ना खत्म करें उन्हें। ठीक है, अपनी चीजों का ख्याल ज्यादा रखना है जिससे आप उनको लंबे समय तक चला सकें। तो अपनी यूनिफॉर्म हम हाथ से धोते थे, मशीन में नहीं डालते थे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीजें थी ना, इनने बहुत, इन चीजों ने बहुत इम्पैक्ट किया। हम्म। हमारे पास हमारे मतलब मेरी और मेरी बहन के कपड़ों के लिए नॉर्मली एक ही कपड़ा आता था। हम्म। और मैं मोटी थी, वो पतली थी, लेकिन तब भी हमारे कपड़े एक कपड़े में बन जाते थे, तो वो एक से ही दिखते थे हम लोग लगभग। डिजाइन अलग कर देती थी मम्मी, क्योंकि खुद सिलती थी तो डिजाइन बिल्कुल अलग होता था, लेकिन वो कपड़ा एक ही होता था कई बार। हम्म। तो ये छोटी छोटी चीजें दिखती थी आपको कि कहाँ कहाँ बच रहा है। हम्म। ठीक है, तो वो बचने का माइंडसेट वो इतनी स्ट्रांगली डेवलप होता ही चला गया। हम्म। मैं आज भी अगर मॉल जाती हूँ, या इनफैक्ट उसी से निकल के मैंने अपनी बेटी के साथ भी वही फॉलो किया। छोटे बच्चे मैंने मॉल में रुड़ते हुए देखे हैं, फैल जाते हैं ऐसे जमीन पे, हमें ये चाहिए और ये करते हैं। मेरी बेटी ने आज तक ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं। हम्म। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब मैं उसे पहली बार मॉल लेके गई, आई थिंक वो 2.5-3 साल की रही होगी। मतलब जब बच्चा बोल रहा होता है और उसकी विजुअल सेंस सब बिल्कुल ऐसी होती है, उसे पता होता है उसे ये चाहिए। हम्म। तब मैंने उससे कहा आओ घूमेंगे, पूरे मॉल में हम घूमे। उसके बाद मैंने कहा मैं, तुम बोलती जाओ, मैं लिखती जाती हूँ तुमको क्या क्या चाहिए। हमने लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद मैंने उससे कहा अच्छा इसका तुम क्या करोगी, इसका तुम क्या करोगी, ये तुम्हें क्यों चाहिए। जब मैंने क्या क्यों उससे पूछना शुरू किया, तो फाइनली उस लिस्ट के 10 आइटम में से 2 आइटम ही खरीदने जितने निकले। मैं कहा तो अब ये दोनों हम खरीद लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। बोली हाँ ठीक है। और ये उसकी आदत में समा गया है। वो कुछ भी अब जब तक जरूरत नहीं होती है वो नहीं खरीदती है। इतना समा गया है कि आज वो मुझसे ये कहती है कि आप मेरे लिए कपड़ा खरीद कर मत लाइएगा, क्योंकि जो मुझे चाहिए मैं अपने आप आपको बताऊंगी, तब हम खरीद लेंगे। आप ले आएंगे क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं। ठीक है, तो वो मतलब एक होता है ना कि सेविंग्स या सस्टेनेबिलिटी या कुछ भी कह लें, हमारे हम वैसे ही बड़े हुए हैं। हम्म। हम्म। तो इसलिए ये छोटी छोटी आदतें जब आप इनबिल्ट कर देते हैं। हम्म। I had my first bank account when I was in class ninth. I was हम्म। 16 years old, 10th, 15 years old. She had her bank account when she was 7 years old. हाँ। जब क्लास 5 से भी पहले, क्लास 4 में थी, मैं उसको बैंक अकाउंट खुलवाने ले गई थी। I took her to the bank. I opened her account. She deposited her own slip. वाह। तो अभी तक तो उसको बहुत सारी चीजें समझ में ऑलरेडी आ चुकी होंगी, पैसे क्या होते हैं, क्यों उनको। पैसे से रिश्ता बन गया है। रिश्ता बन गया। आपको अपना पैसे से रिश्ता समझ में आना चाहिए, ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। हमारा पैसे से रिश्ता ही कमजोर होता है ना, तभी हम डर में जीते हैं। हम्म। और वो डर हमसे बहुत कुछ ऐसी चीजें कराता है जो या तो बहुत आउट ऑफ द वे होती हैं, या बिल्कुल उसके पीछे भागते रहने वाली होती हैं और पता ही नहीं होता है कि क्यों कमाए चले जा रहे हैं हम इतना। कभी इंजॉय नहीं कर पाते उस पैसे को, हमेशा या तो कमाने के पीछे या उड़ाने के पीछे लगे रहते हैं। वो थम के 2 मिनट रुक के कि अरे वाह चलो इस स्पेस को एंजॉय किया जाए, वो नहीं करते। आपने जो बात कही ना कि अभी आपकी बेटी में अभी से ये चीज हो गई कि क्या क्यों लेना है वाला, जो ये हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है पिछले साल। बीवल्दी का एक नो शॉपिंग कैंपेन था जिसमें हमने करीब, जब शुरुआत की तो 550 लोग के आसपास लोग थे, और उसमें वही था माइंडफुल कंजम्पशन। आप हम्म। जो खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं ये सवाल पूछिए, उसके बाद खरीदिए। हम्म। तो करते करते अभी 411 के आसपास बचे हैं, बहुत लोग निकलते चले गए अब बीच बीच हम्म। में। तो अभी हमने 6 महीने पूरे किया, और मैं अभी उन लोगों से बात ही कर रही थी कि भैया अपना एक्सपीरियंस भेजो। तो हम्म। उसमें सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट था सबके लिए वो यही था कि आदत नहीं है, बाहर जाते ही हैं कुछ खरीदने के लिए, और इस चक्कर में हमेशा आप उतने पैसे वेस्ट या उड़ा देते हैं जो आपको, उन चीजों पे उड़ाते हैं जिनकी आपको एकदम जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ 2 सेकंड 5 सेकंड का किक मिलता है कुछ नया खरीदने पे, एंड देन कोई वैल्यू नहीं है। खैर, आपने ये बताया कि आपने अपना पहला घर बहुत जल्दी खरीद लिया था। क्यों ये घर खरीदने का मतलब प्लान था, या कोई कोई इनसिक्योरिटी थी, कोई ख्वाहिश थी, क्या था?
ख्वाहिश ही बोल सकते हैं एक्चुअली। हम्म एक तो पापा ने जब घर खरीदा तो हम्म हम सब एक तो ये था कि पापा मम्मी जब रिटायर, मेरी मॉम को बहुत शौक था कि घर जमीन पर हो। हम हमारा जो घर बना इवेंचुअली वो थर्ड फ्लोर पे था। हम्म तो मम्मी को लगता था कि घर जमीन पर होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही घरों से आई थी जहां वो रहते थे। हालांकि नाना क्योंकि रेलवेज में थे तो बड़े बड़े उनके घर होते थे। तो वो तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, एक घर होना चाहिए और एक लोकेशन होनी चाहिए जहां पर ये लोग रिटायरमेंट के बाद जा सके। तो दिल्ली तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती लोकेशन, क्योंकि भयंकर आसपास, मतलब वो शहर ऐसा रिटायरमेंट का शहर नहीं है। हम्म हालांकि अब रहे वो वहीं रहे पर रायपुर, क्योंकि हमारी काफी सारी फैमिली का हिस्सा रायपुर में था, छोटा शहर था, डेवलप हो रहा था, अभी अभी राजधानी बना था तब तक। तो वो ये था कि चलो ठीक है, यहाँ पर एक घर खरीद लेते हैं। और वो मेरी अ, उस वक्त मेरे क्या जिसे कहते हैं कि बजट में था। हम्म ठीक है, आप किसी बड़े शहर में अगर निवेश करते हैं तो आप बहुत आउटस्कर्ट्स में जाके उतने में आपको जो है वो एक फ्लैट मिलता 2 कमरों का। यहाँ मुझे एक बाकायदा 4 कमरों का बाकायदा डुप्ले हाउस जैसे होता है वो मिला। और वो मेजरली ख्वाहिश ये थी कि मैं अपने माँ बाप की रिटायरमेंट वाली लाइफ थोड़ी सी सेटल कर पाऊँ किसी शांत जगह में, अच्छी जगह में, अच्छे घर में, बड़े घर में वो लोग रह पाए। तो हम्म इसलिए खरीदा गया 28 साल की उम्र में घर। हम्म। और लोन उसका इसीलिए वो किया गया। और उसका जो डाउन पेमेंट था उसकी सेविंग्स आपने कैसे, डाउन पेमेंट मतलब की बहुत सेविंग थी। एक्टिवली म्यूचुअल फंड में आप तब तो नहीं थी उस वक्त? हाँ, उसका जो डाउन पेमेंट था उसकी सेविंग्स मेरे एफडीज में थी। तो हम्म मोस्टली मेरे पास फिक्स डिपॉजिट थे, हम्म जो कि मेरा इमरजेंसी फंड था एक्चुअली। बट हम्म मैंने उसको डाउन पेमेंट में इस्तेमाल कर लिया। और हम्म उसके बाद दोबारा कहानी शुरू हुई कि अच्छा अब दोबारा से इसको रोल ओवर करना शुरू करो। पर रोल ओवर में ये हुआ कि मैंने तब तक म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर दिया था, तो ये उतना वो जम गया था मामला कि हो जाएगा। ओके। एक बार टाइमलाइन बनाते हैं तब से, जब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, कहाँ से शुरू हुआ है और कैसे कैसे आपके एक एक गोल्स पूरे हुए हैं आपके इस इन्वेस्टमेंट से? सो लगभग आप समझिए कि म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू हुआ होगा 2005 या 6 के आसपास। ओके। 2007 में शादी भी हुई और घर भी खरीदा। अच्छा, ठीक रायपुर है, वाला घर या रायपुर वाला घर। हाँ। और रायपुर वाला घर एकदम 2007 की शुरुआत में खरीदा, शादी 2007 के अंत में हुई। 2008 में बॉम्बे वाला घर खरीदा गया। हम्म हालांकि वो उसमें उसके भी डाउन पेमेंट में हमने थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन रहा। हम्म तो बेसिकली 2005 से लेके मेरे पास 3 साल थे, 2007 तक दो हम्म साल थे जिसमें मैं निवेश कर रही थी एसआईपी में। तो मुझे पता चल रहा था कि ये मेरा बैकएंड बन रहा है। मेरे हम्म। पास इतनी वो आ गई थी कि मैं अपनी एफडी उठा के कहीं लगा सकती थी। ओके। अगर मेरे पास वो निवेश नहीं होता, वो मैं नहीं कर रही होती, तो मेरे दिमाग में वो एफडी निकालने की जो है वो इनसिक्योरिटी बनी रहती कि ये गया तो सब गया। सब गया। ठीक है, तो वहां से वहां तक ये हुआ। हम्म 2008 तक उस एसआईपी तो खैर कभी रुकी ही नहीं। हम्म। वो काफी देर में आके रुकी, वो चलती अच्छा। रही। ठीक है, तो वो रुकी अराउंड 220, पहली एसआईपी रुकी 2015 के आसपास, फॉर फॉर वेरियस रीजंस की अब लगा कि अच्छा ठीक है इसको रोक देते हैं, अब इनफ हो गया है, कुछ और शुरू करेंगे थोड़े और समय बाद। हम्म तो दूसरी 2 एसआईपी थी, एक रोक दी, एक जो है वो कर दी। हम्म तो ये टाइमलाइन थी। 2019 में हम्म मैंने 2019 की शुरुआत में मैंने अपना घर, जो रायपुर वाला घर था, हम्म वो बेच दिया, हम्म बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। हम्म एंड आई वॉज लाइक कि आई शुड हैव इनफ मनी टू पुट इन दैट बिजनेस। तो मैंने वो घर बेच दिया। लेकिन बेचने के साथ ही मैंने ये किया कि अभी मुझे ये एकदम से नहीं चाहिए कुछ भी, हम्म। तो मैं इसको एक मुश्त म्यूचुअल फंड में डाल देती हूँ। ओके। ठीक है, तो वो पैसा जो घर बेचने से मिला, तो रायपुर में बहुत एप्रिसिएशन नहीं हुआ प्रॉपर्टी का। बेसिक अगर आप देखें कि मैंने इतना सारा लोन भी चुकाया और वो चुकाया, तो लेकिन मुझे डबल जरूर हो गया जो मैंने इन्वेस्ट किया था ओके। उससे। तो वो एक मुश्त मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया।
ओके। और उसके बाद मैं आराम से अपनी जॉब छोड़ पाई। और जो मेरा पहले का म्यूचुअल फंड का निवेश था, जो मैंने 2015 में, जिसको मैंने रोक दिया, हम्म। जो मैंने लगभग अराउंड आई थिंक 7 साल, 7-8 साल चलाया, और हम्म। फिर 2015 के 2014 2015 के आसपास उसको रोका। हम्म। अ, वो बहुत बड़ा निवेश नहीं था, हम्म। तब तक सैलरी उतनी नहीं थी, हम्म। और आप एक ईएमआई भी दे रहे थे। करेक्ट। ठीक है, तो वो निवेश ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ा था, और सैलरीज भी, हमारी सैलरी भी उतनी नहीं थी, और तो उसने वो निवेश वॉज समवेयर अराउंड, आई थिंक इट बिगैन विद जस्ट 5,000 रुपीज। हम्म। ठीक है, ओके। फिर उसको थोड़ा लेवल अप करके देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 10,000 इन एसआईपी। हम्म। ठीक है, वो बाद में शुरू हुआ, दैट वाज समवेयर इन बिटवीन आई थिंक 2016 से लेके 2019 तक। फिर ओके। मैंने सारे निवेश रोके बिकॉज आई लेफ्ट माई जॉब। हम्म। हम्म। तो मैंने हर चीज पे फुल स्टॉप किया, घर बेचा, निवेश रोके, घर बेच के, लेकिन वो एक मुश्त फिर वहां डाल दिया। तब ये लगा कि अगर वैसे एसआईपी रोकती है तो यहाँ पर इसको डाल देना चाहिए। हम्म। उसके बाद हम, ऑब्वियसली कोविड आ गया, पूरी सबकी जिंदगी जो थी वो बिल्कुल एकदम रुक बदल गई, गई। उस सेंस में जो जहां था वहां चल रहा था और बढ़ रहा था। 2021 में, 2022 में, अम, मुझे लगा, 2 साल बाद मुझे फिर से एक वो होने लगी कि घर नहीं है मेरे पास, हम्म। क्योंकि घर बेच दिया था। ठीक है, अब घर चाहिए था, तो अब लगा कि एक तो छत होनी चाहिए जो अपने नाम हो। हम्म। तो मैंने फिर अपना, जब मैं गई, मैंने मतलब चेक किया, तो मेरे म्यूचुअल फंड का पैसा 23 तक उतना बढ़ चुका था, 19 से 23 में, क्योंकि हम्म। थैंकफुली मार्केट्स भी अच्छे हुए, सब कुछ बढ़िया रहा, कि मैंने अपना जो दूसरा घर खरीदा उसके लिए मुझे 1 रुपया भी लोन नहीं लेना। हाँ। ठीक है, तो छोटे शहर में, भोपाल में ही खरीदा, लेकिन ये है कि मुझे बिना लोन के मैंने वो घर खरीदा, और उसके बावजूद मेरा जो निवेश है वो उस अ, उस अमाउंट पे रहा, जिससे मुझे कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि कल को अगर मैं घर बैठ भी जाती हूँ, हम्म। कुछ भी नहीं करती हूँ, या मुझे कुछ ऐसा हो जाता है कि अगले 6 महीने या 1 साल मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, उसके बावजूद मेरे पास बैकअप इतना है कि मैं आगे की जिंदगी काट लूंगी। वाह। तो तो बेसिकली आपके पास एक कॉर्पस ऑलरेडी था, आपने रायपुर का घर बेचा, वो कॉर्पस भी उठाकर म्यूचुअल फंड में डाला, और उसको 5 साल का वक्त दिया, ऑलमोस्ट 3 से 5 साल का, और वो इतनी बड़ी रकम हो गई कि आपने कोविड के टाइम पे भी निकाला नहीं, उसको छुआ नहीं, जबकि इतना एक अच्छा खासा डिप दिखा था बाजार में। और उसके बाद उसी में से आपने अपना घर भी खरीद लिया है, और आपके पास अभी भी एक इतना बड़ा कॉर्पस है जो आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इजीली दे रहा है, जिससे फिर आपको, वाह, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। शादी के बाद जब दो लोग मिलते हैं तो पैसे को लेके प्लानिंग, बड़ी बातचीत होनी कि कौन कैसे कितना किंतु परंतु होता है, वो इजी था आपके लिए? उस पे, वहां पे क्लैरिटी थी कौन कितना कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो मेरे हस्बैंड इस बात पे बहुत प्राउड फील करते हैं और गर्व गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने सारे पैसे की जिम्मेदारी मेरे हाथ में छोड़ी हुई हम्म। है। तो ही इज नॉट समबडी हु वुड यूज हु वुड लाइक टू स्पेंड टाइम थिंकिंग कि कहाँ पैसा लगाए, क्या करें, ये वो, मतलब उनका कभी कभी भी दिमाग वैसा नहीं रहा। हम्म। और मैं हमेशा से ऐसा व्यक्ति थी जिसको बचाना भी है, लगाना भी है, चाहिए भी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं पैसा खर्चती नहीं हूँ, नहीं नहीं, वो हमने देखा है, अब अपने ऊपर क्योंकि बहुत प्यार से पैसे खर्च करती थी, नहीं, मतलब। मैं अपने ऊपर भी और मैं लोगों के ऊपर भी बहुत प्यार से हम्म। पैसा खर्च हम्म। करती हूँ। मैंने हम्म। कभी, मतलब मुझे कोई भी, कभी मैंने अपने लिए कंजूस शब्द का इस्तेमाल होते कहीं नहीं सुना, चाहे वो मेरे पीठ पीछे हो चाहे आगे हो, कभी भी। हाँ। और मुझे बहुत शौक है बहुत सारी चीजों का, हम्म। और मैं वो शौक अपने पूरे करती हूँ, लेकिन वो सब शौक जो है वो नीड बेस्ड शौक है, कि अच्छा ठीक है, अब मैंने ये चीजों की जरूरत है, अच्छा एक नॉच लग्जरी जा सकते हैं क्या, हम्म। इसके लिए हमारे पास पैसा है क्या, मुझे इसकी जरूरत है, हाँ, अगर मेरे जरूरत के बॉक्सेस टिक हो जाते हैं तो या। जरूरत के बॉक्सेस में टिक करती हूँ। तो जबकि मेरे हस्बैंड जो है, उनको थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ा सा ये चाहिए, लेकिन उनकी भी जरूरतें बहुत लिमिटेड है, हम्म। 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 बहुत लिमिटेड है। तो
शायद इसीलिए हम लोग जो है वो सेविंग भी कर पाए और सब कुछ कर भी पाए, बाकी चीजें जो जैसे घर है या जो भी है। तो हम लोगों के उसमें बहुत क्लियर था कि जब फंड्स की कभी कमी होगी हम्म। तो मैं उनसे मांग सकती हूँ, ओके। लेकिन जो निवेश करना है वो मैं नहीं करना है। अच्छा, जो निवेश और की रकम है, इन्वेस्टमेंट वो की रकम आपके पास से जा रही है? हमेशा हमेशा अच्छा। से निवेश भी और खर्चा भी बहुत सारा, अच्छा। वो भी सब मैं नहीं करना होता था। तो हाँ। वो बहुत ही ट्रेडिशनल वो हैं, उन्होंने कभी मार्केट में पैसे नहीं लगाए। दैट्स अगेन सरप्राइजिंग भी है, यहाँ पे सारे सीएनबीसी के लोगों की बात हो रही है। उन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया, वो सिर्फ एफडी पे चले हुए हैं लाइफ में। जो लोग नहीं जानता, कोई शायद कोई भी नहीं जानता होगा यहाँ पे जो सुन रहे हैं हमें, कि श्वेता मैम और हम साथ में थे सीएनबीसी आवाज में, काफी सीनियर है मेरी, और जो इनके शरीके हयात, इनके पति देव हैं समर सर, वो भी हमारे साथ ही काम करते थे। और सरप्राइजिंग, लोग सोचते होंगे जो बिजनेस हाउस में काम करते हैं वो तो उनको सब पता है और उनका तो एकदम बेस्ट होगा इन्वेस्टमेंट का प्लान, लेकिन अब ऐसा वो होता कहते है। हैं मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम म्यूचुअल फंड में लगा दो। अच्छा। दैट्स नाइस। हाँ। तो यहाँ से अब आगे की जो चीजें हैं, बेटी है अभी 16 इयर्स, उसकी पढ़ाई, उसके लिए कुछ गोल्स होंगे, वो अभी क्या अलाइंड है, उसको आपने टैग किया हुआ है बिल्कुल अपने अलाइंड है। इन्वेस्टमेंट के साथ? और क्योंकि अब ऑब्वियसली मतलब गोल सेटिंग और प्लानिंग लाइफ में रही है, तो हम्म। जब वो पैदा हुई उसी वक्त उसके लिए एक जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें आप जैसे बोलते हैं कि आप जैसे शिक्षा फंड टाइप के जो वो होते हाँ हैं, हाँ हाँ। यूलिप प्लस एजुकेशन गोल्स वाले, अ, करेक्ट। वो इन्वेस्ट हो चुका था। हम्म। उसके बाद एक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू हो चुकी थी जो उसी के नाम की है, जिसको आज तक छेड़ा नहीं गया है। तो वो आज उसके पास, सो हम्म। व्हेन शी वाज 16 आई गिफ्टेड हर दैट, हम्म। एंड या सो वी आर प्रीटी सॉर्टेड होपफुली। टच कि वुड। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं पिछले 20 साल में। और जब हमने ग्रेजुएशन करी थी और जब वो करेगी, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। हम्म। कितने पैसे चाहिए होंगे हमें नहीं पता है। और अगर वो हाँ, ये उनको बता दिया गया है कि बाहर जाने के लिए अगर आपको पढ़ना है, बाहर जाने के लिए अगर बाहर जाके पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। वो तैयारी हमने नहीं करी थी, नहीं करी है। हम्म। ये भी बता दिया गया है कि बाहर जाने के लिए आप अगर खुद से पैसे कमा पाए और बाहर जाएं तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, आपका नॉर्मली जो एसेट क्लासेस रहा है, इक्विटी रहा, और आपने थोड़ा ट्रेडिशनल डेट की तरफ गई, और गोल्ड, राइट? तो इन तीनों एसेट क्लासेस को लेकर भी क्लैरिटी थी कि कौन सा एसेट क्लास किस चीज के लिए है? जैसे गोल्ड आपने कहा कि आपको शौक था पहनने का, वो क्या टिपिकल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी दिमाग में था कि ये इन्वेस्टमेंट भी है, या फिर वो सिर्फ अपने सुकून के लिए है? नहीं, तो हमेशा से ये था, मैंने तभी मैंने गोल्ड वो किया। हम्म। नहीं तो इंसान डायमंड खरीदता है अगर शौक होता है तो, है ना। तो डायमंड किसी ने बहुत पहले समझा दिया था बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। रीसेल वैल्यूज की नहीं होती ठीक है, है। रीसेल वैल्यू नहीं होती, या शायद अब होती भी होगी, भगवान ही जाने, नहीं, लेकिन अभी हम तो और बढ़ डायमंड गई। कभी नहीं खरीद सकते थे। हम्म। ठीक है, और गोल्ड का ये था हमेशा कि आप छोटे छोटे उसमें खरीद सकते थे, आप सिक्के खरीद लीजिए, कॉइन। आप मतलब आपको पता है कि आपने एक्स वाई जेड तरह का कड़ा खरीदना है जिसमें कोई कुछ ठुका नहीं हुआ, तो उसकी रीसेल वैल्यू पूरी रहेगी। हम्म। आपको पता था कि आप हॉलमार्क वो करना है। इनफैक्ट जब हॉलमार्किंग हुई तो मैंने लिटरली एक एक करके अपनी सारी पुरानी केडीएम ज्वेलरी जो थी वो देकर हॉलमार्क ज्वेलरी। ज्वेलरी में कन्वर्ट करवाई। मतलब हम्म। उतना निवेश मैंने दोबारा किया गोल्ड में धीरे धीरे, कि ये सब हॉलमार्क हो जाए ताकि कल को मैं जब बेचने जाऊं तो मुझे घाटा नहीं हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली गोल्ड को निवेश की तरह हमेशा देखा, एज हम्म। अ सिक्योरिटी हमेशा देखा। हम्म। अ, लेकिन क्योंकि पहनने का शौक था इसलिए हमेशा खरीदा, मोस्टली ऐसा, मतलब 80% गोल्ड ऐसा खरीदा जो पहना। पहन सकता है। सिल्वर को लेकर कभी आपका वो नहीं रहा? सिल्वर को लेके मुझे सिल्वर ज्वेलरी का बहुत बेहद पसंद है, हाँ। बहुत, हाँ। और इनफैक्ट लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा सब कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, जिम्मेदारी है, बच्चा भी हो जाएगा अगर 1-2 साल में, तो और वो है।
तो मैंने जब सिल्वर में जब खरीदी तो बहुत थी, पर बेचने जब गई तो मुझे दिखाई दिया कि यार ये तो देयर इज नो वैल्यू टू इट। हम्म और सिल्वर ज्वेलरी को बेचने की तो बिल्कुल ही वैल्यू नहीं होती। आपके हम्म पास सिल्वर की ईंट रखी हो तो फिर भी आप उसे देकर आ सकते हैं, लेकिन सिल्वर ज्वेलरी की तो कोई रीसेल वैल्यू ही नहीं है। हम्म तो फिर मैंने जो है वो सिल्वर ज्वेलरी कम से कम कर दी, एकदम खत्म कर दी। और हम्म उसको सिर्फ तब खरीदा जब कुछ बहुत अच्छा लगा। मेरी एक दोस्त बहुत अच्छी है, उनका सिल्वर का खुद का वो था, तो मुझे लगा था कि नहीं नहीं यहाँ से तो खरीदूंगी। हम्म साल में 2 बार 3 बार जब भी खरीदना होगा यहीं से खरीदूंगी, गिफ्ट देने होंगे यहीं से खरीद के इसलिए दूंगी। या तो ये था कि भाई इकोनॉमी भी तो चलाते रहना है ना, साथ साथ दो। तो वो सब नहीं बंद किया। लेकिन हाँ, ये समझ में आ गया था कि सिल्वर इज नॉट रियली एन इन्वेस्टमेंट, हम्म गोल्ड इज एन इन्वेस्टमेंट, हम्म जिसको आप बाद में यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और किया भी कई बार, गोल्ड की बहुत सारी पुरानी चीजें देके नई चीजें बनवाई गई, या वो करके। हालांकि कैश कभी भी नहीं ऐसा कराया गया कि कैश का ही इस्तेमाल करना पड़ा हो, गॉड फॉरबिड, ऐसे भगवान का शुक्र है ऐसा कुछ आया नहीं। तो वो एक इन्वेस्टमेंट क्लास था। प्रॉपर्टी मुझे हमेशा ये पता था कि घर अपना होना चाहिए, रहने के लिए होना चाहिए, इसलिए खरीदा। हम्म दोनों बार घर इसीलिए खरीदा। पहली बार माता पिता के के उसको रहने के हिसाब दिमाग से। में रखे कि रिटायरमेंट के हिसाब से, दूसरी बार भी कि अब अपने नाम का कोई घर नहीं है तो वो तो जरूरी है बॉस। तो हम्म इसलिए इससे ज्यादा घर, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम्म इट्स डिफिकल्ट। मुझे रियलाइज ये हुआ कि प्रॉपर्टी को बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म हालांकि प्रॉपर्टी एक अच्छा निवेश उस पर्सपेक्टिव से जरूर हो सकती है कि अगर आपको एक मुश्त कुछ बाद में किराए की इनकम जनरेट हो रही है, तो वो आपका लक होता है कि आप जिस इलाके में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस इलाके में डेवलपमेंट कितना हो रहा है, वहां रेंटल्स कितने ऊपर जा रहे हैं। तो बहुत सारी रिसर्च लगती है, और अगर आप वो सब कुछ ठीक बैठ जाता है तो घर एक अच्छी बेसिक बैकग्राउंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए है। हम्म लेकिन जो इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है, हम्म जो इन्वेस्टमेंट उतनी ग्रो कर रही है कि आप उससे आपके बहुत सारे छोटे बड़े गोल्स पूरे कर पा रहे हैं, हम्म वो मुझे समझ में आया इवेंचुअली कि वो म्यूचुअल फंड से ही आ रही है। हम्म सो की टेक अवे क्या है बेसिकली कि जो लोग ये कहते हैं अक्सर कहते हैं कि हमें ऐसी कहानियां सुनने को नहीं मिलती हैं कि जहां म्यूचुअल फंड से आपके सपने पूरे हो जाएं, आपके लक्ष्य पूरे हो जाएं। तो इसलिए आपसे बात करने के पीछे का जो बेसिक एजेंडा वही था कि भाई देखें, अगर कंसिस्टेंसी है और आपने अटैच किया है अपने इन्वेस्टमेंट को अपने गोल के साथ, तो अगर आप डिसिप्लिन तरीके से रह गए जबकि आपने बहुत बहुत वक्त भी नहीं दिया, अगर देखिए आपने बीच में रोका, फिर से शुरू करा, फिर आई थिंक अभी आपने रिसेंटली वापस से अपनी अभी फिर से एसआईपीज शुरू कर वगैरह दिया, फिर से शुरू की फिर हैं, से शुरू कर दिया। राइट। लेकिन अगर आप 7 8 10 साल भी दे देते हैं तो आपके पास इतना कॉर्पस आ जाता है। और रियलिस्टिक गोल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 10 साल में 5 करोड़ या 10 करोड़ बनाएंगे, नहीं, उसके हिसाब से यू हैव टू देन अगेन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द एसआईपी एज वेल। लेकिन अगर आपका एक रियलिस्टिक गोल है तो वो बस यही 2 3 चीजें हैं कि आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना लगा सके और टिके रहें एक उस पूरे ड्यूरेशन के दौरान, बीच में भागे ना छोड़ के। तो आपके आराम से गोल्स पूरे हो सकते हैं। कुछ और टेक अवे श्वेता मैम जाने से पहले? तो बिल्कुल यही कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। या और अगर आपके गोल्स जितनी जल्दी आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे, हम्म तो गोल तो एक होता है कि बड़े सारे गोल आपके होते हैं करेक्ट कि करेक्ट। कार भी खरीदनी है, घर भी खरीदना है। मैंने कभी कार ही नहीं खरीदी, मुझे हम्म जरूरत ही नहीं लगी। मुंबई में रहते हुए भी, जबकि मुंबई में लोगों को लगता है हाँ, कि जरूरत मैंने है। गाड़ी गिफ्ट जरूर करी है बाय द वे। मुझे तो गिफ्ट नहीं करी आपने, किसे गिफ्ट कर दी श्वेता मैम? अपने हस्बैंड को। ठीक है। तो लेकिन वही है कि आपने कौन से गोल को क्या प्रायोरिटी दी है, और आप उस प्रायोरिटी के हिसाब से अपना निवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या ठीक है, जैसे वो पुड़िया बनाने की बात मैं वापस लौट के आऊंगी, वो जो हम्म बचपन में हमने पुड़िया बनते देखी ना, या तो मुझे ये पता था कि ये पुड़ियाएं निवेश है बेसिकली। कि भाई ये इस गोल के लिए, ये इस गोल के लिए, ये इस गोल के लिए, आपको पता है कौन सा निवेश किस गोल के लिए है। एब्सोल्युटली तो ये एब्सोल्युटली। जरूरी नहीं है कि आप सारी एसआईपी आज ही कर दें। हम्म एक आप आज शुरू करें जो आपके 5 साल के गोल के लिए है, एक हम्म, आप कल शुरू करें, या 2 साल बाद शुरू करें जो आपके 15 साल के बाद के 15 गोल साल के के। लिए। डिफाइन योर गोल्स विद योर टाइमलाइन और अपनी एंड देन डू जरूरतों इट। को भी जरा देखें, उनको भी, अपनी एब्सोल्युटली। जरूरतें और अपने क्या नीड और डिजायर का जो फर्क होता है उसको अगर आप समझ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए ये पूरा जो रास्ता है बड़ा आसान हो इनफैक्ट जाता है। बतौर करियर काउंसलर मैं बहुत सारे बच्चों को ये बता रही होती हूँ कि हम्म अगर आप मेरे पास बहुत सारे प्रोफेशनल यंग प्रोफेशनल्स भी आते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले मैं उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करती हूँ। जी
जी। कि आप जो है, सबसे पहले तो आप एसआईपी करना शुरू करिए। या अब 2,000 2,500 रुपए जो है कुछ भी पीने खाने में गवा देते हैं हर हफ्ते। दो एक हफ्ते एक मत, आउटिंग कम कर दीजिए और आपका वो काउंटिंग पैसा। आप 2 हफ्ते कर दीजिए ना, हर हफ्ते क्यों जाने की जरूरत है कहीं पे? ठीक है, वो 10 रुपए में जो 2 रुपए आप यूज कर रहे हैं, तो हम्म। आप उसको, वही कहानी दिमाग में बैठी है तो वही वहां से आती है कि भाई तुम महीने के 10,000 रुपए या तुम महीने के इतने हजार रुपए यहाँ गवा दे रहे हो, उसकी हम्म। जगह आप उसको 2 हफ्ते मत करो, या है ना? और वो 2 हफ्ते का जो माल है आपका, 5,000 रुपए जो भी बच रहा है, वो आप एसआईपी में लगाओ, तो धीरे हम्म। धीरे आपको बैकअप मिलता रहेगा। हम्म। तो इस नए अवतार में आप बेसिकली एक करियर काउंसलिंग कर रही हैं, राइट? हाँ, और अगर आप तक किसी को पहुंचना हो, बहुत सारे लोग आपकी बात सुन के जाहिर सी बात है आपसे वो कनेक्ट करना चाहेंगे, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपकी वेबसाइट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। हाँ बिल्कुल। मेरी ठीक है। वेबसाइट, हाँ, मेरी कंपनी द फ्यूचर स्किल्स कंपनी के नाम से है। हम लोग जी। कम्युनिकेशन स्किल्स, करियर काउंसलिंग, ये सब करते हैं। ओके। और आप राब्ता कर सकते हैं हमसे। जरूर। थैंक यू सो मच श्वेता मैम, वक्त देने के लिए। आप काफी अरसे के बाद हमारी बातचीत हुई, और ये बातचीत सिर्फ मुझे नहीं, आई एम 110% श्योर कि ये जो लोग भी सुन रहे हैं उनको बहुत ही पसंद आएगी, इसलिए भी क्योंकि इस बात से लोग रिलेट कर सकते हैं। Thank you so much, Swati, for having me. Thank you so much. And it was lovely talking to you.